अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और मुल्क के तकरीबन तमाम मुआशी माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हुकूमत के पास IMF की शराइत मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी वाज़ेह किया है कि IMF की शराइत मानने को तैयार है, मुज़ाकरात करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। आज भी वज़ारत ख़ज़ाना के IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं और हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को IMF मिशन को पाकिस्तान आने की दावत दी थी, मगर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट IMF की तरफ से नहीं आई है। और हुकूमती ज़राए यही दावा कर रहे हैं कि IMF का रवैया बहुत सख्त है और शराइत पूरी होने से पहले IMF पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। और शराइत में करेंसी को मार्केट पर छोड़ना, बिजली की फी यूनिट कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा करना और गैस की कीमतों में इजाफा करना शामिल है, ताकि 2,500 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर रेट और 1,600 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर रेट खत्म किया जाए। पाकिस्तान में डॉलर के 3 रेट हैं, 230 रुपए का इंटरबैंक रेट, 240 रुपए का ओपन मार्केट रेट और 260 रुपए से ऊपर का ब्लैक मार्केट का रेट। यानी अगर आप मार्केट में डॉलर लेने जाएं तो 260 रुपए से ऊपर का मिलता है। स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज में खुफिया शॉपिंग की और ये देखा कि उन एक्सचेंज कंपनीज के पास गैर मुल्की करेंसी तो मौजूद थी, मगर इसके बावजूद वो सार्फिन को बैरूनी करेंसी बेचने से इनकार कर रहे थे। और इसके नतीजे में कल स्टेट बैंक ने 8 एक्सचेंज कंपनीज के 11 आउटलेट्स के इजाजतनामे 7 से 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए। और आज एक्सचेंज कंपनीज ने ऐलान किया है कि ओपन मार्केट में डॉलर का कैप हटाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ओपन मार्केट में तो कैप 240 का है, मगर डॉलर की असल शराय तबादला 250 रुपए से ऊपर है। कैप हटाने से डॉलर का ओपन मार्केट में भाव बढ़ेगा और ग्रे मार्केट खत्म हो जाएगी। इस ऐलान के बाद तवक्को की जा रही है कि कल ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए से ऊपर चला जाएगा, मगर सवाल यह है कि क्या ग्रे मार्केट खत्म हो जाएगी या उसका रेट मजीद ऊपर चला जाएगा। और इंटरबैंक में डॉलर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल 25 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है और गिरकर आज 230 रुपए 40 पैसे का हो गया है। मगर क्या ये अब मजीद गिरेगा? जब ओपन मार्केट 250 रुपए से ऊपर जाएगी, अगर गई तो फिर इंटरबैंक का रेट कहाँ जाएगा? IMF कैसे मुतमईन होगा? पहले बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान से। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त सबसे ज़्यादा कयासराई ये हो रही है कि कल ओपन मार्केट में 255 का डॉलर खुलेगा। वैसे ही 260 265 रुपए का आवाम को मिल रहा था, क्या दुरुस्त है? 240 की जगह अब कल 255 पर खुलेगा? नहीं, ये बस आप कह रही हो कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कल हमने ये पब्लिक कौम और रुपये और मैशत के इंटरेस्ट में फ़ैसला किया है। जो हमने कैप लगाया था, हमारा मकसद ये था कि डॉलर से ज़्यादा रेट बढ़े नहीं, लेकिन ये उल्टा हमारे गले पड़ गया, बजाय बढ़ने कम होने के और बढ़ गया और लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारी बदनामी एक्सचेंज कंपनी की, स्टेट बैंक की और हुकूमत की हो रही थी। शायद हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या लोगों को देना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि जो भी मार्केट का रेट है उसी रेट पे ऑफ़र करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, जो हमारी वर्कर मिडियस माना 1 अरब डॉलर कम हो गई है वो उसमें इजाफा होगा। इस तरह एक्सपोर्ट जो कम हो गई है, जो एक्सपोर्टर अपनी चीज़ें बाय माल रोक लेते हैं। और अब हमारा रेट आजकल 240 पर ऑफ़र कर रहे थे, कल से हम जो ब्लैक मार्केट के रेट है हम वही ऑफ़र करेंगे तो लोग हमें देंगे, वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास जब आएगा, जब रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट ये ब्लैक मार्केट का खात्मा और इंटर बैंक और जो ब्लैक मार्केट का फ़र्क है उसको नैरो करके बराबर किया जाए, ताकि पहले की तरह डॉलर दोबारा आना शुरू हो जाए। मगर इसमें आपने जो कहा कि कैप लगाया हुआ था, कैप तो नहीं लगा हुआ था। मुसलसल इंटरबैंक में भी अगर गिरता था तो आप भी 230 से गिरते गिरते 240 रुपए का हो गए थे। 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे गिर तो रहा था। कैप कहाँ था? किसने कैप लगाया था या किसने आपको कैप लगाने का कहा था? कैप नहीं, कैप हमने ज़ाती तौर पे लगाया था, हमें किसी ने नहीं कहा, हटाया भी हमने ज़ाती तौर पे है। लगाने का ये मकसद है कि ब्लैक मार्केट में रेट क्योंकि 10-10 रुपये बढ़ा था, 5-5 रुपये बढ़ा था, तो हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने इंटर बैंक को फॉलो किया। अब हम ब्लैक मार्केट को मुकाबले करने के लिए हमें को कहते हैं लोहे को काटते हैं, तो हम इंशाल्लाह हमारे हाथ पाँव बंधे हुए थे। हमने हुकूमत से ये अपील भी की है कि हमें जो डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और हमारे वर्कर इंडेक्स जो कि हमें इंटर बैंक में मिलती है उसको भी हमें मार्केट में सेल करने की इजाज़त दी जाए। जो कि पहले हम कानून ये था कि वर्कर इंडेक्स का 80% हम पब्लिक को देते थे और 20% इंटर बैंक में देते थे। अब हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई कि 100% आप बैंकों को दें। वैसे मगर इसका रिजल्ट क्या होगा? नया साहब से कल एक्सपेक्ट क्या करें? 250 255 रुपए अगर ग्रे मार्केट वाला रेट हो? ज़ाहिर है जो वो रेट हम भी वही करेंगे, लेकिन हम सेल करेंगे और आस्ता आस्ता रेट गिरना शुरू हो जाएगा। सैलाब से पहले यही डॉलर 250 में नायाब था
और हमने जब उसको कैप हटाया और डॉलर 200 में, आपने भी खबर चलाई, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, 200 में कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और उसके बाद ये सैलाब आया, हमारे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया और डॉलर का रेट बढ़ा। हमने कैप 240 पे लगाया, शायद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो नाकाम रहा। हम दोबारा पहले की तरह इसको कामयाब होंगे। इसहाक डार साहब खुद बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, सिर्फ इंटरबैंक के रेट के लिए नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट के लिए भी। आप लोगों से भी वो राब्ते में रहते हैं, उनको आपने ये बता दिया है और उनका अप्रूवल है इस बात के लिए? देखो, हमने उनसे कैब लगे वक्त अप्रूवल लिया था, ना आप लेने की ज़रूरत है। कल हमने गवर्नर साहब को एतमाद में लिया है हुकूमत को, ताकि बताया जाएगा। इसका वक्ती तौर पे हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव आने वाले दिनों में पड़ेगा। तो हमने मुकाबला करना है, सप्लाई को ब्लैक मार्केट में नहीं जाने देना, उसको वापस लेके आना है। और इसका यही हाल है कि आवाम हमारी जो है ना, भले ठीक है जितनी भी मुहब्बे वतन हो, एक तरफ डॉलर उसको 240 का ऑफ़र करें और एक तरफ 260 का दें, तो उसी को देंगे जो उसको 260 दे रहा है। तो हमने इसके मार्केट फोर्सेस का और मार्केट मैकेनिज्म का मुकाबला करना है और तभी जाके हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। मगर एक आदमी $1000 अगर कमाता है, मगर ये जो ब्लैक मार्केट का रेट है ये भी तो एक्सचेंज कंपनीज की वजह से क्रिएट हुआ है ना, कि वो 240 रुपये ऑफिशियल ले लेती हैं पैसे बैंक के जरिए और 20 रुपये ऊपर लेती हैं। तो ये कोई अलग से मार्केट तो नहीं क्रिएट हुई है, ये भी तो एक्सचेंज कंपनीज ही कर रही थी। देखो, ये आपका बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ कि हर महकमे में, हर इदारे में ब्लैक शीप होती हैं और उसमें मालकान का कोई दखल नहीं होता, एम्प्लॉई अपने तौर पे कर रहे होते हैं। और इसी चीज़ को देखिए, हम अपने चेहरे पे क्यों कालक मलें? हमारे बदनामी सारी एक्सचेंज कंपनी के सर पे आ रही है। अलग एक्सचेंज कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, आपको यकीन करें हम महंगा लेके सस्ता भी बेच रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। लोग ये देखते हैं मैं 5000 ख़रीदने आया था, मुझे 1000 क्यों दिया है? और इन्हीं लोगों का आप अगर 30 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 30 साल में $180 अरब पाकिस्तानी बैंकों से बाहर गया है, जबकि हमारे कर्जे $130 अरब हैं। $50 अरब फालतू था। तो आज वही उसी को हमने पाबंदियां लगाई और वो हमारे पाबंदियां गले पड़ गई। आवाम को भी खुदारा मुल्क के लिए सोचें और पैसे वापस ले आएं। तो हम आपसे $180 अरब करने की अपील हम कर रहे हैं, $15-20 अरब वापस ले आएं। हुकूमत फैसले अगर दुरुस्त करेगी तो आवाम से अपीलें करके और रिक्वेस्ट करके तो काम नहीं चलेगा। हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने होंगे, एक एतमाद देना होगा मार्केट्स में। मगर ये इस बात के रिस्पॉन्स में है क्या कि कल स्टेट बैंक ने कार्रवाई की, 8 एक्सचेंज कंपनीज के जो 11 आउटलेट्स हैं उनके इजाज़तनामे मुअत्तल किए क्योंकि वो आवाम को दे नहीं रहे थे डॉलर, हालांकि उनके पास मौजूद थे और ज़ाहिर ये ग्रे और ब्लैक मार्केट चल रही थी। क्या उसके रिस्पॉन्स में आप लोगों ने ये फैसला किया है या एहतजाज में फैसला किया है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमने पहले लेटर भी लिखा था, आज से पहले, ये शायद इत्तफाक की बात है। लेकिन आज कल जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने भी इम्पोर्टरों ने अपनी कंसाइनमेंट यहाँ मंगवा के रखी हुई हैं और आइंदा के लिए उन्हें 18 जनवरी से जितने भी पहले आए हैं उनको वहाँ की हवाला मार्केट से ख़रीदने की इजाज़त दे दी है। तो वो उससे बड़ा नेगेटिव 2 दिन में हवाला मार्केट 5 रुपये बढ़ी है। तो हमने ये गवर्नर साहब को चीज़ को बताई है कि हम इस वक्त कैप हटाएँगे, वरना आप वाली बात है अगर आपको 240 का रेट ऑफर कर रहा है, कोई 260 कोई देगा तो क्यों हमें देगा? वो तो वहीं देगा जहाँ से उसको मिल रहा है। तो मुकाबला तो करना है, रेट तो देना है पब्लिक को, तभी जाके हम सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे जाएगा। वैसे अब ये जो खबर चल रही है कि ओपन मार्केट में खरीदारी होगी 253 पे, फरोख्त किया जाएगा डॉलर 255 पे, क्रेडिट कार्ड्स की डॉलर की सेटलमेंट होगी 256 पर, ये फैसले हो गए हैं? नहीं, कोई फैसला नहीं हो, ये अपने तौर पे कुछ चला रहा। हमने कोई प्रेस रिलीज मैंने जंग को भी भेजा है, आपको भी भेज देता हूँ। और ये कैसे रही हैं अपने अपने तौर पे जो लोग अपनी खबरें चला रहे हैं। हम कल मार्केट को वॉच करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी डॉलर का रेट कम से कम मार्जिन में सेल किया जाए ताकि इसकी सप्लाई बढ़ा के रेट कम किया जाए। हम इसमें मार्जिन को नहीं देखेंगे, हम आधे % पे भी काम कर लेंगे। और आपको यकीन है कि इससे ये जो ब्लैक मार्केट पैदा हो गई है, ग्रे मार्केट पैदा हो गई है, खुद एक्सचेंज कंपनीज भी जिसमें इन्वॉल्व हैं, ये ख़त्म हो जाएगी? फिर एक ही ये 2 रेट होंगे, एक इंटरबैंक का और एक ओपन मार्केट का? जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और हमारे एम्प्लॉई जो हैं वो ब्लैक मार्केट के हाथों जो लालच में आ जाते हैं वो उनको बरगला के जो है ये अरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है इसका, और उन्होंने इंजेक्ट भी की हुई हैं बैंकों में और एक्सचेंज कंपनियों में, और वो उसकी बदनामी जो है मालकान की हो रही है, बैंकों की हो रही है, मुल्क की हो रही है, हुकूमत की हो रही है। तो ये ब्लैक मार्केट का खात्मा सबसे पहले हमारी अव्वल तरजीह है। और क्योंकि ज़रा आप मार्केट को समझते हैं, आपको लगता है जब ये अगर जो इस वक्त ग्रे ब्लैक मार्केट का रेट है, आप कह रहे हैं ओपन मार्केट भी वहीं होगा, उससे ग्रे ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी, तो फिर इंटरबैंक भी ऊपर ही आप जाता देख रहे हैं, ताकि जो एक रिवायती तौर पर फ़र्क होता है ओपन मार्केट का और इंटरबैंक का, वही फ़र्क नज़र आएगा?
देखिए, गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और ये उम्मीद है कि उन्होंने वर्कर रेमिडेंस को वापस लाना है, एक्सपोर्टर को वापस लाना है, तो वो रेट ज़रूर बढ़ाएंगे और बढ़ाना भी वक्त की ज़रूरत भी है। जैसे आपने ख़ुद भी कहा है, मार्केट का मुकाबला मार्केट से किया जाता है रेटों से, और आपके हमारे भाषण से कुछ नहीं होता, भले अपीलों से कुछ नहीं होता, रेट से सब कुछ होता है। तो रेट को इस वक्त मद्देनज़र रखा गया है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF की तमाम शराइत मुज़ाकरात के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। IMF को हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। कल स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए इंतहाई अहम कहा, और फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने कल हमारे प्रोग्राम में ये बात दोहराई जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है, एक फिस्कल डिसिप्लिन, साथ में IMF का प्रोग्राम, ताकि हमारे एक्सटर्नल जो इनफ्लोज हैं वो अनलॉक हो सकें। ये आपका भी मैसेज? जी, ख़ासकर जो है वो IMF प्रोग्राम हमें कंक्लूड करना है और ऑलरेडी उसमें हम हैं, और साथ में फिर उसके जो इनफ्लोज जो लाइन अप किए हुए हैं उनको हमें मोबिलाइज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमरान खान अपनी हुकूमत जाती देखकर खुद IMF से किए गए वादे तोड़ गए थे। पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम खुद डीरेल कर गए थे, मगर अब खुद इमरान खान कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के बगैर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो क्वागमायर के अंदर जो सारे फंसते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, IMF पे जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशनैलिटीज, और ये जब IMF ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। रास्ता सबसे पहला वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। यानी ये हुकूमत हो या नई हुकूमत आए, फैसले यही करने होंगे। मगर गुज़िश्ता 9 माह में शहबाज शरीफ एक ऐसे वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं जो फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के पास $4.25 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 72 घंटे में चीन के कमर्शियल बैंक को $50 करोड़ अदा करने हैं, और इसी बैंक की जानिब से दिया गया $30 करोड़ का कर्जा फरवरी के आखिर में वापस करना है। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने चीन को $32 करोड़ का कर्जा वापस किया है जो पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिया था। पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की है कि इस कर्जे को रोल ओवर कर दे, मगर चीन फौरी तौर पर नहीं माना। खबर के मुताबिक इस कर्जे की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $4.1 अरब की सतह तक गिर गए हैं, और अगर पाकिस्तान को कोई फ्रेश कर्जा नहीं मिला तो इस हफ्ते के आखिर तक ये ज़र मुबादला के ज़खायर $3.5 अरब तक गिर जाएंगे। खबर के मुताबिक जुमेरात को हुकूमत ने IMF को पाकिस्तान आने की दावत दी थी, लेकिन अभी तक IMF ने इसका ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। खबर के मुताबिक सिफारती और स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक चीन के कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ और $70 करोड़ के कर्जे वापस मिलने का इम्कान है जो पाकिस्तान ने अदा कर दिए थे। $50 करोड़ कर्ज की अदायगी एडवांस स्टेज पर है और $70 करोड़ के कर्ज का मुआहदा मौसूल हो चुका है। खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर कमर्शियल कर्जे का मिलना मुश्किल है, क्योंकि चीन के कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गिरने के बाद कर्ज देने से गुरेज कर रहे हैं, और बैरूनी कमर्शियल बैंक्स 10% से भी ऊपर की शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जिसमें मजीद कर्जे ना मिलने की सूरत में इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान के पास $3.5 अरब के ज़खायर रह जाएंगे, तो दूसरी तरफ LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की पोर्ट्स पर तकरीबन 8,000 से ज़ायद कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी मालियत $1.5 से $2 अरब बनती है। इसके अलावा हुकूमत ने तकरीबन $2 अरब की डिविडेंड की बैरूनी अदायगी रोकी हुई है। यानी पाकिस्तान को बगैर IMF प्रोग्राम के इस वक्त मनफी ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल का सामना है। और आज जंग और द न्यूज़ में सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से दिसंबर 2022 तक की पूरी बजट पोजीशन मांग ली है, और वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि कल रात तक भी वज़ारत के हुक्काम IMF को मतलूबा मालूमात फराहम करने में मसरूफ़ थे, और हुकूमत ने आइंदा काबीना मीटिंग में गैस की कीमतों में इजाफा करके गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट ख़त्म करने का प्लान पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान को आइंदा 5 माह में बैरूनी अदायगियों के लिए $10 अरब दरकार हैं ताकि डिफ़ॉल्ट से बचा जा सके। इसलिए हुकूमत ने IMF से फौरी प्रोग्राम बहाली की दरख्वास्त की है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के बगैर $10 अरब का इंतजाम करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है।
इस सबके दरमियान आज भी वजारत खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी खजाना ने की है और IMF की तरफ से मिशन चीफ नेथन पोर्टर मुज़ाकरात में शरीक हुए। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने IMF को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और रवा माली साल में मुकर्रर करदा टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी वफ्द ने IMF को गैस की कीमतों में जल्द इजाफे के फैसले से भी आगाह किया और बताया कि गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जल्द ही काबीना से ली जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत पर भी लेवी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक IMF की तरफ से इसरार किया गया कि रुपए की कदर को मसनूई तरीके से ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी भी ख़त्म की जाए, टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएँ और मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तिस्ना ख़त्म किए जाएँ। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कतर के दौरे पर हैं और इत्तलात हैं कि पाकिस्तान कतर को पावर प्लांट्स बेचने और एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी के लिए पेशरफ्त पर काम कर रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर मौजूद है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी खबर भी बता रही है कि कल रात तक वज़ारत ख़जाना के हुक्काम मसरूफ़ थे, IMF को मुतमईन करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। 2022 दिसंबर की तक की प्रोजेक्शन उन्होंने मांग ली है और क्या मामला आगे होंगे, कुछ पेशरफ्त हुई है और आपको इस दफ़ा कोई संजीदगी नज़र आ रही है कि हर हाल में वज़ारत ख़जाना और हुकूमत चाहती है कि ये बहाल हो जाए IMF का प्रोग्राम? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी ये कहा जा रहा है कि हम IMF की जितनी भी कंडीशनैलिटीज़ हैं उन पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो IMF के साथ बातचीत है वो वर्चुअल मीटिंग तो है और एंगेजमेंट तो है, लेकिन अभी तक IMF ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये जो है वो 9th रिव्यू की कंप्लीशन के लिए बातचीत हो रही है या गैर रस्मी बातचीत है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, चूँकि देखिए गैर रस्मी बातचीत तो पिछले 2.5 महीने से हो रही है लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट, तो अब देखना ये है कि ये जो 9th रिव्यू के लिए फॉर्मल टॉक्स कब से शुरू होती हैं। साहब, कल गवर्नर स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत इजराइल भी कह रहे हैं कि ये जो अब बातें हो रही हैं और निगोशिएशन क्योंकि स्टेट बैंक की भी होती है, उसके बाद फॉर्मल टॉक्स ही होंगी। जुमेरात को खबर आई कि बुलाया है, IMF को इन्वाइट किया है, मगर वजारत खजाना के ज़राए बता रहे हैं IMF का रवैया है बड़ा सख्त कि भाई पहले आप कंडीशंस पूरी करो फिर आएंगे। तो कंडीशंस पूरी करने का है कोई इरादा और फिर IMF के प्रोग्राम की टीम के आने का? देखें, इस टाइम एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है और वो कॉम्प्लेक्स सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो टफ कंडीशनैलिटीज़ IMF की आपने पूरी करनी है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका भी ख्याल रखना है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि ये कम से कम जो बोझ है वो लोगों पे पड़े, लेकिन IMF का रवैया काफ़ी सख्त है, चूँकि IMF को भी पता है कि पाकिस्तान को आइंदा 5 माह में हमारी जो डेट रीपेमेंट्स हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो यानी नॉन अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कुछ $10 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये IMF की बैकिंग के बगैर ये हासिल नहीं किए जा सकते। तो लेकिन हुकूमत जो इकदाम करेगी वो IMF के साथ रिकनसाइल करेगी, उसके बाद इकदाम करेगी। और हुकूमत तवक्को कर रही है कि कम से कम फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो, और आपको नज़र आ रहा है कि पेशरफ्त होगी? हुकूमत ने तो माजी में भी बड़े दावे किए हैं। देखें, अगर IMF के साथ पेशरफ्त नहीं होती तो हमारा 10th रिव्यू का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हमने 9th और 10th रिव्यू को क्लब करने की कोशिश की तो फिर ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान की इस टाइम जो एक्सटर्नल साइड की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इन मुज़ाकरात को लिंगर ऑन करें, इसलिए हुकूमत को जल्दी से जल्दी वो इकदाम लेने पड़ेंगे। पहले IMF के साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा और साथ साथ इकदाम लेने पड़ेंगे जो कि एडिशनल टैक्सेस की सूरत में है, बिजली और गैस की प्राइसेस की सूरत में है, और एक्सचेंज रेट की जो आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ है इसकी भी अलाउ करना है कि इसको डेप्रिशिएट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सियासी तौर पर भी बहुत हलचल है। पंजाब में तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सड़कों पर है, कौमी असम्बली में वापसी के रास्ते ढूंढ रही है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। गुज़िश्ता 9 माह से तहरीक इंसाफ एक के बाद एक बयानियाँ बदल रही है और इस हवाले से बयानात भी बदल रही है। बैरूनी साजिश से लेकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने तक इमरान खान का मौक़िफ़ बार बार बदल जाता है और हर मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार देती है, इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक करार देती है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई, इस पर भी इमरान खान का मौक़िफ़ एक नहीं है। पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर पर इल्ज़ाम लगाया और फ़ौज को न्यूट्रल होने पर जानवर कहा और कहा कि मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। फिर यू टर्न लेकर कहा कि मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद बराह रास्त जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया और आज सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया है। यानी गुज़िश्ता 9 माह से
तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने की साजिश का बयानिया लेकर चल रही है, लेकिन आज तक ये तय नहीं कर पा रही है कि इस साजिश का मरकजी किरदार कौन था। पहले इमरान खान बैरूनी साजिश का बयानिया बनाते वक्त अमेरिका का नाम लेने पर भी तैयार नहीं थे और उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान को सख्ती से ताकीद कर रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। मीटिंग 7 को हो गया, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेट रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता इसके बगैर। लेकिन फिर 31 मार्च 2022 की तकरीर में खुद ही अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से फौज को न्यूट्रल कहने पर तनकीद करते रहे और उसके बाद इस बयानिए में मीर जाफर और मीर सादिक शामिल हो गए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। मीडिया से लेकर सियासतदानों तक जिसने भी इमरान खान के इस बयानिए के हक़ाइक़ पर सवाल उठाया, इमरान खान ने उसे अमरीकी एजेंट करार दे दिया, उस पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन उसे रोक तो सकते थे। चले मानते हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं पता था? जनरल बाजवा जब तक ओहदे पर रहे तो यही बयानिया रहा, लेकिन जनरल बाजवा के रिटायर होते ही बैरूनी साजिश का सारा इल्जाम एक आदमी यानी जनरल बाजवा पर लगा दिया। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट गिराई, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। और फिर जैसे ही मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बने तो कल इमरान खान ने कह दिया कि मोहसिन नकवी मुबैना बैरूनी साजिश के मरकजी किरदार थे, हालांकि इससे पहले कभी उनका नाम ही नहीं लिया था। मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने। और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था, तो असल तो मास्टरमाइंड वो था, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। इमरान खान जिन्होंने पहले ये कहना शुरू किया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने की, उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे यानी पाक फौज और उसके ताकतवर तरीन फर्द यानी आर्मी चीफ को साथ शामिल किया। उसमें तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की सारी कुव्वतों को शामिल किया गया, पाकिस्तान के दीगर ताकतवर तरीन इदारों को साथ मिलाया गया। वो इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार लाहौर में एक मकामी न्यूज़ चैनल चलाने वाले मोहसिन नकवी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालत का जिम्मेदार भी करार दे रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर की रूलिंग पर फैसले के बायस ये बहरान आया है। मैं जुडिशरी से कहता हूँ अपना किरदार अदा करें, ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज जो थी वो अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई। यानी इमरान खान ने अदम एतमाद का सामना करने के बजाय डिप्टी स्पीकर से असेंबलियां ही तहलील करा दी और ये अब शिकायत है कि उस गैर आइनी इकदाम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी क्यों कहा। और इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ सियासत में मुदाखलत कर रही है। लेकिन इमरान खान के इस बयानी की फवाद चौधरी तरदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने जब से चार्ज संभाला है तो हालात बेहतर हुए हैं। MPS फ़ोन कॉल्स की बात को बढ़ा चढ़ाकर भी बताते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पंजाब में खुद अपनी हुकूमत ख़त्म कर चुकी है, अपने ही मुंतखब वज़ीर आला परवेज़ इलाही को घर भेज चुकी है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने से पहले उन्हें तहलील कर चुकी है, मगर मुतालबा कर रही है कि सूबे का निगरान वज़ीर आला उसकी मर्जी का लगाया जाए। आज लाहौर में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अलावा कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने और उनकी मंजूरी पर भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बार बार बदल रहा है।
पहले इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए, उनकी फौरी मंजूरी का मुतालबा किया गया, फिर असेंबली में वापस जाने का ऐलान किया और किस्तों में इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ बयान दिए, और फिर जब स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे मंजूर कर लिए तो इस्तीफे वापस लेने का ऐलान कर दिया। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असेंबली में खड़े होकर इज्तिमाई इस्तीफे दिए। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। इस्तीफों के बाद 14 अप्रैल 2022 को इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि मैं अपने इन 123 MNAs का मशकूर हूं जिनके इस्तीफे आज स्पीकर कासिम सूरी ने मंजूर किए। इसके बाद से जनवरी 2023 तक तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही कि इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएं। तमाम PTI के अरकान ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे दिए हैं, तहरीरी इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंच गए हैं, और अब असेंबली का जो स्टाफ है उन्हें चाहिए फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़। आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं, वो कबूल करें, खत्म करें, इलेक्शन करवाएं। लेकिन फिर 17 जनवरी को अचानक ऐलान कर दिया कि हम कौमी असेंबली में वापस जाएंगे और अपोजिशन लीडर समेत तमाम अहम ओहदे हासिल करेंगे। परवेज खट्टक साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि स्पीकर के पास जा रही है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं। और फिर जब स्पीकर ने किस्तों में इस्तीफे मंजूर करना शुरू किए तो मुतालबा कर दिया कि थोड़े थोड़े नहीं, सारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। और जब सारे इस्तीफे कबूल होने लगे तो बाकी MNAs के इस्तीफे वापस लेने का ऐलान कर दिया और आमिर डोगर एक वफ्द लेकर कौमी असेंबली के दरवाजे पर पहुंच गए और कहा कि ये सब कौमी असेंबली के रुकन हैं, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। यानी जिस असेंबली को मानने को तैयार नहीं थे उस असेंबली के अंदर जाने के लिए बेताब नजर आए। वादा खोले, हम MNAs आए हैं, स्पीकर साहब को मिलना है, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मिलना है। 45 MNAs हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर जाना है, तो ये दरवाजा खोले। ये बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट इन मेंबरान कौमी असेंबली के लिए है। बार बार बदलते मौक़िफ़ का क्या इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है? सीनियर साहब सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, क्या कोई मंतक नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की? अपनी ही पंजाब हुकूमत गिरा दी, अब सड़कों पर है कि जो निगरान वज़ीर आला है वो कबूल नहीं है। अमेरिका पर पहले जिम्मेदारी डाली, फिर जनरल बाजवा पर डाली, अब मोहसिन नकवी पर जिम्मेदारी डाल दी है कि ये बड़े मरकज़ी किरदार थे मेरी हुकूमत गिराने के लिए। आपके ख्याल में कुछ ना कुछ पॉलिटिकली सही स्ट्रेटजाइज नहीं किया, या जो किया है उसका आखिर में फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को? देखें, सियासी लीडर की गलतियां तो माफ़ होती हैं क्योंकि वो पॉपुलर लीडर होता है तो लोग उसके साथ हमदर्दी रखते होते हैं, इसलिए उसकी हर बात को माफ़ कर देते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऊपर नीचे स्ट्रेटजी की गलतियां की हैं। कौमी असम्बली से रिज़ाइन करना, और जब तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमेशा उस वक्त रिज़ाइन किया जाता है जब बिल्कुल इलेक्शन नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब तक इलेक्शन ना हो आप रिज़ाइन कर दें तो आप कौमी असम्बली से भी महरूम हो जाते हैं, लोगों को नुमाइंदगी से भी महरूम कर देते हैं, आप अपने फ़ंड से भी महरूम हो जाते हैं और अपनी आवाज़ से भी महरूम हो जाते हैं। तो ये सारी महरूमियाँ उन्होंने देखी 8-9 महीने में। अब जो सूबाई असम्बलियाँ थी वो भी उन्होंने डिज़ाल्व कर दी, और इस तरीके से जो उनको प्रोटोकॉल और जो एक्सेस गवर्नमेंट के अंदर हासिल थी वो भी उन्हें ख़त्म हो गई है। तो मेरा ख़्याल है ये 2 गलतियाँ थी। ये उस वक्त करनी चाहिए थी जब इलेक्शन बिल्कुल करीब होता, जब उन्हें यकीन होता कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। अब बज़ाहिर सूबाई हुकूमतों के तो इलेक्शन होंगे, सूबाई लेवल पर तो इलेक्शन होंगे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी की हुकूमतें नहीं बनी, और ये पहले ही तवक्को किया जा रहा था कि एक दफ़ा इनके हाथ से बात निकल गई तो फिर इनके हाथ में नहीं रहेगी, और वही हुआ है, इनके मुखालफ चली गई है। और ज़ाहिर है इन्हें इसकी हीट भी फील हो रही है। परवेज़ इलाही के साथ मोहसिन नकवी साहब की नहीं बनती ज़ाती तौर पर, तो एक तरह से अपना हामी चीफ
चीफ मिनिस्टर निकाल के अपना मुखालिफ चीफ मिनिस्टर ले आए हैं, तो ये कोई अक्ल की बात नहीं की, ना ये सियासी बात है, तो ये इनकी सियासत के मुखालिफ गई है बात। साहब, मगर उनका ये एतमाद है कि जब इतने सारे इलेक्शन हो रहे होंगे तो वफाकी हुकूमत रुक नहीं पाएगी, 2 हफ्ते में गिर जाएगी, अप्रैल में इलेक्शन हो रहे होंगे और हम सड़कों पर होंगे। अब ये भी है कि तहरीक इंसाफ को ये बड़ा एतमाद है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं और इलेक्शन होंगे तो वही जीतेंगे, मगर वो नंबर्स सड़कों पर अभी तक नहीं दिखा पाए हैं, चाहे उनका लॉन्ग मार्च हो या आज का एहतजाज हो। तो आपको लगता है कि ये उम्मीद पूरी हो जाएगी उनकी? नहीं, देखें, बज़ाहिर जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज थे उससे तो ऐसे लगता है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर निकलते हैं वो कम है, और उससे ज़ाहिर नहीं होता कि इमरान खान को जिस दिन गोली लगी उस दिन भी नहीं उतने लोग निकले जितने निकलने चाहिए थे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ये जो सलाहियत है सड़कों पर लोगों को ला के ब्लॉक करने वाली बात, ये तो बात सच साबित नहीं हुई, और पूरा मुल्क वो ब्लॉक नहीं कर सके बावजूद कहने के। तो मेरा ये ख्याल है कि असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमत को भी गुंजाइश देनी चाहिए। जो असम्बलियों से इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं किया। इमरान खान ने अगर गलतियाँ की हैं तो उसका मदावा भी होना चाहिए था और उनको असम्बली के अंदर आने देना चाहिए था, ताकि बैठ के कंसेंसस से जो है बातचीत होती। और मेरी ज़ाती राय में तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। हम इंडिया की तरह इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि कौमियों के अलग अलग हों, सूबाई के अलग हों, और एक दफ़ा सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हों तो ऊपर कौमी असम्बली वाले हिस्सा ना ले सकें, वो अलग थलग होकर बैठे होंगे, और फिर जब कौमी के हो रहे होंगे तो सूबाई वाले हिस्सा ना ले सकें। तो ये अजीबो गरीब सी एक खिचड़ी पक जाएगी, जो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। साहब, मगर जो खान साहब का रवैया है कि वो पहले रिज़ाइन करते हैं कि करप्ट निज़ाम है, मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, फिर चैलेंज करते हैं कि मेरे इस्तीफ़े कबूल करो, कबूल क्यों नहीं करते हो, फिर कहते हैं मैंने वापस आना है, कबूल हो जाते हैं तो एहतजाज की कॉल देते हैं, असेंबली में जाना हो तो कहते हैं नींद हराम करने जा रहा हूँ, और ज़ाहिर है वो कोई कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात के लिए तो आ नहीं रहे थे। उसमें फिर भी जो दूसरा साइड है उसको का रवैया एक मुफाहमाना ही होना चाहिए कि खान साहब को रास्ता दे। जी, मेरा ख्याल है कि खान साहब देखो एक नौज़ायदा जमात है, नई पार्टी है, इसके मुकाबले में दूसरे बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्हें इनकी गलतियों का नुकसान इतना ज़्यादा ना इन्हें पहुँचाएँ कि ये सियासत में हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाए। देखो, वो बिल आखिर एक जमहूरी पार्टी है, बिल आखिर एक सियासी पार्टी है, आपको उसकी गलतियों के बावजूद भी आपको उसको मौका देना चाहिए कि वो संभले और दोबारा सिस्टम के अंदर आ सके। वो सिस्टम से बाहर निकल गए हैं, उन्होंने हर चीज़ दाव पे लगा दी है, ये गलत किया, उन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर वो वापस आने की कोशिश करें तो उसके रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। इस सूरत में आपको लगता है बड़ाई साहब के अलग अलग इंतखाबात हो जाएंगे, या फिर पंजाब में इंतखाबात होते आपको नहीं नज़र आ रहे हैं अक्टूबर से पहले, जबकि वफाकी असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी उसके बाद? नहीं, देखें, बज़ाहिर जो इस वक्त तक का सेटअप है कि यहाँ निगरान हुकूमत भी बन चुकी है, निगरान हुकूमत का एक स्टिपुलेटेड टाइम है, उससे आगे वो जा नहीं सकती, उसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो ऐसा लगता है कि पहले इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है मुल्क के लिए। बेहतर होता कि डायलॉग के ज़रिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते, चाहे एक दिन के वक्फे से होते या एक ही दिन होते, तो ज़्यादा बेहतर था। एज ऑफ नाउ अगर इंतखाबात होते हैं और अप्रैल के महीने में होते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाएं, मरीम नवाज साहिबा इस हफ्ते वापस आ रही हैं, वो भरपूर कैंपेन भी कर लें, तब भी मुश्किल है कि पंजाब में इलेक्शन जीत पाए नून लीग, या एक मुकाबला हो सकता है? नहीं, मुकाबला होगा। मैं नहीं समझता कि इतना फ्री हैंड होगा इमरान खान के हाथ में। सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि दोनों तरह की राय मौजूद है। ये ठीक है कि थोड़ा सा इमरान को एज हासिल है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अगर बयानिया बनाया आकर और मरीम ने उसको कंपेन अच्छी की तो टफ़ कंपटीशन होगा, इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और क्या वजह है कि हुकूमत बजाय इसके कि इमरान खान साहब को रास्ता दे, वो रास्ते ब्लॉक कर रही है अगर वो वापस सिस्टम में आना चाह रहे हैं, कौमी असम्बली में आना चाह रहे हैं। बात करेंगे आपको बस एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। अगर तहरीक इंसाफ असम्बली में वापसी का रास्ता ढूंढ रही है तो हुकूमत वो रास्ता क्यों रोक रही है, बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो यू टर्न है, चाहे वो असम्बली के हवाले से हों, अपने इस्तीफ़ों के हवाले से हों, वो अपनी जगह पर है, बार बार उनका मौक़िफ़ बदलता रहा है,
मगर आप समझते हैं जो इस वक्त पीडीएम कर रही है वो दुरुस्त है कि अगर वो असेंबली में वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो वो रास्ता दिए जाने की बजाय अब इस्तीफे सारे के सारे मंजूर किए जा रहे हैं, पीडीएम भी यूटर्न ले रही है, स्पीकर साहब भी यूटर्न ले रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप इस्तीफ़ा दे दें उसके बाद गुंजाइश रहती नहीं है। जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया फिर वो स्पीकर के इख्तियार में होता है कि वो उसको कब एक्सेप्ट करे, कैसे एक्सेप्ट करे और इलेक्शन कमीशन को भेजे ना भेजे, ये उसका इख्तियार है और उनकी सवाबदीद है। उन्होंने सवाबदीद को इस्तेमाल किया है, इसमें देर ज़रूर हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई मेंबर ये कह दे मैं असेंबली का मेंबर रहना नहीं चाहता तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, मगर वो ये कहकर नहीं कर रहे थे कि जब तक मैं ज़ाती तौर पर नहीं कंफर्म करूंगा एक एक से उस वक्त तक नहीं करूंगा, और जैसे उन्होंने वापस आने का इरादा किया तो ये कबूल कर लिया। अब ये राजा रियाज को लीडर ऑफ द ओपोजिशन रखना और उसके नतीजे में एक केयर टेकर सेटअप बनाना, ये मकसद आप हासिल कर लेंगे, मगर उससे क्या कोई स्टेबिलिटी मिल जानी है? देखिए, केयर टेकर सेटअप्स बनाना सिर्फ मकसद नहीं होता लीडर ऑफ द ओपोजिशन का। केयर टेकर सेटअप्स बनते हैं, उनकी कोई रोल इलेक्शन के अंदर नहीं होता। आप माजी में भी देख लें, कोई केयर टेकर सेटअप भी मुदाखलत नहीं कर सका इलेक्शन के अंदर। तो अब स्पीकर साहब पे आप तनकीद कर सकते हैं कि उनको पहले करना चाहिए था या किसी और तरीके से करना चाहिए था। मेरा उन्होंने कर दिया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, मगर फिर मोहसिन नकवी एक और हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी हुकूमत गिराने का एक मरकजी किरदार थे, इसको पंजाब का केयरटेकर सीएम लगा दिया है। अगेन जो तहरीक इंसाफ के अपने यूटर्स हैं वो अपनी जगह पर हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत गिराई और अपनी मर्जी का वो सीएम लगवाना चाहते हैं केयरटेकर, मगर जो सीएम लगाए गए हैं वो अगर इतने मुतनाज़े होंगे तो जो इलेक्शन होंगे वो कैसे गैर मुतनाज़े होंगे? नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब को नहीं जानता, लेकिन एक मीडिया चैनल के शायद मालिक हैं, तो उनको तो इससे पहले कभी मुतनाज़ा नहीं कहा किसी ने। इमरान खान साहब ने तो पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, फिर जनरल बाजवा पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के हटने का, तो और अब तो ख़ुद असम्बलियाँ तहलील की हैं, तो उनका तो फ़र्ज़ ये था कि हुकूमत करते, जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे होते, असम्बलियाँ टर्म पूरी करती। अच्छा, तो फिर ऐसे सिनेरियो में हुकूमतें कोशिश करती हैं कि स्टेबिलिटी आए, ओपोजिशन को मौका ना मिले अदम इस्तेहकाम पैदा करने का। आप लोग मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी कहा है कि IMF की शराइत हम मानेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अदम इस्तेहकाम ही होगा, वो सड़कों पर हैं। आप लोग कर पाएंगे मुश्किल फैसले? जी, मुश्किल फैसले वो सड़कों पर पहले भी थे, आज भी हैं। उनकी शौक़ है, सड़कों का शौक़ पूरा कर लें। उनका काम था कि अपनी सूबाई असम्बलियाँ चलाते, पार्लियामान में आकर बैठते। इमरान खान साहब तो एक दिन भी अपोजिशन में नहीं बैठ पाए, पहले दिन ही जब इक़्तिदार से हटे। तो अब वो सड़कों पे फिरना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आज अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं कर रहे, वो मुल्क के मसाइल की बात नहीं कर रहे, वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ सड़कों पे जाना चाहते हैं। मगर जो आवाम की तकलीफ़ है, ज़ाहिर 25% की महंगाई है, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अगर वज़ीर आज़म ने फ़ैसले नहीं किए तो डिफ़ॉल्ट कर गया तो और ज़्यादा इजाफा होगा। तो दोनों सूरतों में अवाम कहीं ना कहीं से निकल नहीं आएंगे इमरान खान साहब के साथ, या आपको लगता है कि ऐसा होगा नहीं इसलिए वो करते रहें एहतजाज, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जो आज हमारी मुश्किलात हैं उसमें बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब का है। बहरहाल अब हुकूमत है, उन चैलेंजेस को मीट कर रही है और उस हुकूमत ने एक सियासी कीमत अदा की और मज़ीद सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज तो ज़रूरत है कि मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि सड़कों में हल है तो ज़रूर सड़कों का रास्ता लें, लेकिन मसाइल कहीं जा नहीं रहे। कल इलेक्शन होता है, जो जमात भी आएगी उनको इन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और आज इमरान खान साहब तो वो आदमी है जो 8 महीने पहले यहाँ से गए थे और मुल्क के हालात को तबाह करके गए थे। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। सब अब ज़ाहिर मिलने वाला मामला तो होगा नहीं, वो आप लोगों के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है। और वो जब बात करते हैं कि सुर्ख लकीर लगाने की या किसी पर कांटा लगाने की, जब वो कहते हैं कि कांटा लगाया गया, तो वो बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वो बात करते हैं दीगर लीडरों की, नवाज शरीफ साहब की, तो वो बात ही नहीं करते कि 2017 में उनके साथ क्या हुआ था। तो वो बात कैसे करेंगे आप लोगों से? आपको तो वो मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, कांटा क्या कौन लगा रहा है उनके नाम पे कांटा? कांटा तो सिर्फ एक शख्स के नाम पे पाकिस्तान की तारीख में लगा है, उनका नाम नवाज शरीफ है, जो बड़ा वाज़ेह कांटा था 2017 के जुलाई में
और फिर 2018 के इलेक्शन में, वो कांटे ऐसे होते हैं। कांटे ऐसे नहीं होते कि आपके ख़िलाफ़ वाज़ेह सबूत हो और ना इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ना अदालतें उसको मोटो नोटिस लें। तो बहरहाल उनको हमेशा ये ख़तरा रहता है कि उनके नाम पे कांटा लग जाएगा। कांटे का हक सिर्फ आवाम को होता है। सब मगर इस सारे सिनेरियो में अब ये तो नज़र आ रहा है ना कि, और मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आते हैं जिसमें फ़ैसला करने की सलाहियत है नहीं, जिसकी वजह से वो बहरान को बहुत बढ़ा देते हैं। अब कह रहे हैं मजबूर हैं, IMF की शराइत माननी पड़ेंगी। तो बेहतर था कि अप्रैल में इलेक्शन में ही चले जाते, बजाय इसके कि सारा का सारा 9 महीने का क्राइसिस क्रिएट होता। फैसले आप लोगों से हुए नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल भी आपने ज़ाया किया। जी, बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर रास्ता यही था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने देती और उसकी सियासत बन जाती। लेकिन ये एक कंसिडर्ड फ़ैसला था तमाम अपोजिशन का, जिसमें तमाम जमातें शामिल थीं, कि जहाँ पर आज मुल्क है तो उसमें आप ना ही एक इंटरिम सेटअप के, ना ही एक नई उस वक्त 90 दिन के अरसे का मुतहम्मल हो सकते हैं। और एक मुश्किल फ़ैसला किया गया, उसकी कीमत अदा की गई, और मैंने पहले कहा मज़ीद कीमत अदा की जाएगी। बहुत मुश्किल फ़ैसले आपने करने हैं और ये तसलसल है, ये चंद हफ्तों या दिनों या महीनों की बात नहीं है, साल साल का तसलसल होगा जिससे जाकर आप मुल्क को इस्तेहकाम दे पाएंगे। यकीनन PMLN ने मुल्क के मफाद को तरजीह दी अपने सियासी मफाद पर। मगर क्योंकि आप ज़रा हुकूमत का तो हिस्सा नहीं है, मगर जो कुछ सरकारी मीटिंग है उसका हिस्सा है, सीनियर रहनुमा हैं, आप समझ रहे हैं कि फ़ैसला हो गया है मज़ीद फ़ैसले करने का, या फिर फ़ैसला भी हुआ नहीं है, ये ऐसे ही मामला लटका रहेगा और शहबाज शरीफ साहब ने बस कहना है, फ़ैसले करने नहीं है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है। उन्होंने बहुत हर मामले पर ये कोशिश की है कि अवाम पर बोझ कम से कम डाला जाए। ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है कि जो IMF की शराइत हो या मुल्क की ज़रूरत हो उस वक्त, और उसका जो बोझ अवाम पर पड़ता है, उस बोझ का बड़ा नाप तोल के अवाम पर डालते हैं, वरना मामला अवाम का आगे नहीं चलता। तो यकीनन इन फैसलों से मुश्किलात मज़ीद पैदा होती हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि यकदम सारा बोझ 5 साल की कोताहियों का अवाम पर यकदम डाल दें। तो उसके वाले से आप कह सकते हैं कि शायद वो तेज़ रफ्तारी नहीं है फैसलों में जो होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क को इस्तेहकाम देगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर अवाम को ये पैगाम दे सकते हैं कि IMF का प्रोग्राम वाकई बहाल हो जाएगा और ये फैसले अब चंद दिनों में होने वाले हैं? जी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। IMF के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। IMF में आप अज़ खुद जाते हैं, IMF ज़बरदस्ती आपके घर नहीं आता, और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि IMF में जो डिसिप्लिन लाया जाता है आपके मुआशी मामलात में, उससे बाकी भी जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल इदारे होते हैं वो भी उससे तक़वियत हासिल करते हैं और आपको एक ज़िम्मेदार मुल्क समझते हैं। इसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। जो कुछ हमने इमरान खान साहब ने अपने दौर में किया, उस जो तासुर मुल्क का कायम हुआ, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम था। और फौरी फैसले किए जाएँ तो बेहतर है कि फौरी कर लें, बजाय इसके कि अब इसको और मज़ीद टाला जाए, जब दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे। जी, मैं तो फौरी फैसलों के हक़ में हूँ, लेकिन ये फ़ैसला जो वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर ख़ज़ाना है, उन पर ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो हालात को बेहतर जानते हैं। हम तो एक अपने तौर पर ही मामले को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहरियार भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज का प्रोग्राम इतना ही। याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।